हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ईपी का प्रोसेस क्या होता है सिंगापुर में। अभी रिसेंटली थोड़े रूल्स चेंज हुए हैं, तो क्या आपको उनसे डरना चाहिए? क्या उससे ऐसा हो सकता है कि आपको ईपी ना मिले? तो अभी मेरी एक फ्रेंड है, रिसेंटली वो आई है यहाँ पे, तो उसने काफी ज्यादा पढ़ा था इस बारे में कि रूल्स क्या चेंज हुए हैं, एग्जैक्टली वो कैसे हमें इफेक्ट कर सकते हैं। तो आओ उनसे जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। हाय गाइस। तो जैसे मार्गव ने बताया, मैं आपको ईपी के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज़ बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पास, विच इज़ बेसिकली सिंगापुर का वर्क वीज़ा। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी। कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस क्या हैं वो भी बताऊंगी, उनसे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी बताऊंगी। पर उससे पहले मैं एक बहुत मेजर कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ जो मुझे भी था जब मैं आ रही। तो यहाँ आने से पहले आई डिड सम रीडिंग ऑन माई साइड एंड देयर वर टू वर्ड्स आई वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड विद इन। एक था एस पास और एक था ईपी। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट टाइप के वर्क वीज़ा है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। पहली बात, जो मीडियम स्किल सेट वाले वर्कर्स होते हैं उन्हें दिया जाता है एस, और जो हाई स्किल सेट वर्कर्स होते हैं उन्हें मिलता है ईपी। इंजीनियर्स फॉर सम रीजन हाई स्किल सेट वर्कर्स में आते हैं। अब दूसरा डिफरेंस कि वैसे तो दोनों के लिए ही डिग्री चाहिए, पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको एस पास मिल सकता है, ईपी नहीं मिल सकता। तीसरा डिफरेंस ये कि एस पास के लिए मिनिमम मंथली सैलरी 3000 सिंगापुर डॉलर्स चल जाएगी, पर ईपी में ना मिनिमम मंथली सैलरी थोड़ी हाई होती है, तो 5000 सिंगापुर डॉलर्स पर मंथ आपकी सैलरी होनी पड़ेगी। तो अब अगर कंफ्यूजन क्लियर हो, मैं ईपी के प्रोसेस के बारे में बात करना शुरू करती हूँ। पहले हम डिस्कस करेंगे कि ईपी का प्रोसेस क्या था। जब मैं आ रही थी सिंगापुर, मेरा भी प्रोसेस वही सेम था जो मैं भी डिस्कस करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कि नए चेंजेस क्या हैं और अब क्या ईपी लेना मुश्किल होने वाला है। बहुत बेसिक क्राइटेरिया, ऑब्वियसली यू कैन ओनली कम टू सिंगापुर और टू एनी कंट्री इफ यू हैव द जॉब ऑफर देयर। तो बेसिक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो जॉब ऑफर है, इसमें जो जॉब रोल है वो एक मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल रोल के लिए होना चाहिए। अगेन मुझे नहीं पता क्यों, पर इंजीनियर्स इन रोल्स में क्वालिफाई करते हैं। तीसरा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एक वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और चौथा, अगेन जो मैंने पहले बोला कि मिनिमम मंथली सैलरी, अगर आप नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज से हो तो मिनिमम मंथली सैलरी 5000 सिंगापुर डॉलर्स होनी चाहिए, और अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज से हो तो 5500 सिंगापुर डॉलर्स होनी चाहिए आपकी मिनिमम मंथली सैलरी। अब ये तो बेसिक क्राइटेरिया है ईपी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर कहती है कि आप एप्लीकेशन तभी स्टार्ट करो अगर आप ये क्राइटेरिया क्लियर कर रहे हो। तो एप्लीकेशन आपके एम्प्लॉयर स्टार्ट करते हैं, तो अब बेसिकली एक छोटा सा हमें टेस्ट लेना होता है। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट में क्या होता है कि आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि आपका क्या जॉब रोल है सिंगापुर में, मंथली सैलरी कितनी है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या रही है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये सब। और इन सब के बेसिस पे उस टेस्ट का रिजल्ट आता है और वो आपको बताता है कि आप ईपी के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं। अगर आप नहीं हो तो उस केस में आई थिंक फिर एम्प्लॉयर्स आपको एस पास के लिए प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो क्या प्रोसेस रहता है उस केस में, बट अगर आप हो तो आपके एम्प्लॉयर फिर आगे आपकी एप्लीकेशन शुरू कर। अब ईपी के एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर एक आपका बैकग्राउंड चेक करे। उसका पॉइंट बेसिकली ये होता है, जैसे मैंने बोला कि ईपी के लिए क्राइटेरिया है कि आपकी क्वालिफिकेशन वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब आपकी क्वालिफिकेशन की वैलिडिटी कैसे चेक होगी? अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंडिया में थी और एम्प्लॉयर सिंगापुर में है तो, और वो इंडियन यूनिवर्सिटी को नहीं जानता, तो उस केस में एक बैकग्राउंड चेक होता है, जिसमें बेसिकली ये निकल कर आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन वैलिड है या नहीं और सिंगापुर के ईपी क्राइटेरिया को मैच करती है कि नहीं। जब सारा बैकग्राउंड चेक भी खत्म हो गया तो फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपका ईपी एप्लीकेशन स्टार्ट करता है। ईपी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में सबमिट की जाती है, और या तो अब ईपी अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। ईपी अप्रूव हो जाता है तो आप सिंगापुर आ सकते हो, रिजेक्ट होता है तो मुझे नहीं पता क्या होता है। तो ये सब तो था बहुत ही सिंपल प्रोसेस। व्हेन आई वाज कमिंग टू सिंगापुर मेरा भी प्रोसेस यही था, बट अब आ गया कहानी में ट्विस्ट, और इस साल के फरवरी से मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने प्रोसेस चेंज कर दिया है। तो अब नया प्रोसेस क्या है कि पूरा ईपी प्रोसेस 2 स्टेजेस में डिवाइड हो चुका है। स्टेज 1 तो पुराने वाला प्रोसेस ही है। स्टेज 1 में आप बेसिकली एसएटी देते हो, एम्प्लॉयर ईपी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ऑल दैट स्टफ। स्टेज 2 इज बेसिकली आपके और आपके एम्प्लॉयर के प्रोफाइल का इवैल्यूएशन। अब ये जो इवैल्यूएशन होता है, ये इवैल्यूएशन होता है एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम में। तो बहुत मतलब सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, और अब मैं इस बाकी की बची हुई वीडियो में पूरा एक प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं कंपस, विच इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी असेसमेंट। तो अब जैसे मैंने बोला कि ये पॉइंट बेस्ड इवैल्यूएशन है, जिसमें 6 सेक्शंस में आपको और आपके एम्प्लॉयर को इवैल्यूएट करा जाता है। हर सेक्शन का मैक्सिमम स्कोर 20 है, और आपको 3 टाइप के स्कोर मिलते हैं।
या तो आपको 0 मिलता है, 0 उस केस में मिलता है अगर आप उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते हो, या फिर आपको मिलता है 10 और 10 मिलता है अगर आप उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, या फिर आपको मिलता है 20, वो उस केस में मिलता है अगर आप उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को एक्सीड करते हो। तो हम फटाफट डिस्कस करेंगे कि वो सेक्शंस क्या है। तो पहला सेक्शन है सैलरी का। अब जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो तो वही है जो मैंने पहले बोली थी, पर इस सेक्शन में ये देखा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी ज़्यादा आपको ऑफर की गई है। तो बेसिकली एक परसेंटाइल कंपैरिजन किया जाता है टू अदर पीपल ऑफ योर एज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन सिंगापुर, और ये कंपैरिजन फिक्स्ड मंथली सैलरी पे होता है। तो बेसिकली अगर आप 65th से 90th परसेंटाइल की रेंज में लाई करते हो तो आप इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो और आपको स्कोर मिलता है 10। अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है विच इज़ गुड फॉर यू, और आप 90th परसेंटाइल से ज़्यादा की रेंज में लाई करते हो तो आपको स्कोर मिलता है 20। पर अगर 65th परसेंटाइल से कम की रेंज में लाई करते हो तो आपको स्कोर मिलता है सीधा 0 एंड एक्चुअली यू डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। फिर सेकंड सेक्शन आता है क्वालिफिकेशन का। अगेन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो वही रहती है कि आपकी क्वालिफिकेशन वैलिड होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बट अगेन यहाँ पे ये इवैल्यूएट करा जाता है कि आपने कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन अटेन करी है। अगर मान लो आप टॉप टियर इंस्टीट्यूट से हो तो आप इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को एक्सीड करते हो और सीधा सीधा आपको स्कोर 20 मिलता है। अगर आपने डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ली है बट वो एक टॉप टियर इंस्टीट्यूट से नहीं है तो आपको स्कोर मिलता है 10 और आप इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को एटलीस्ट मीट करते हो। बट अगर आपके पास एक डिग्री नहीं है, आपके पास मान लो डिप्लोमा है, तो फिर उसके बाद आप इस सेक्शन को नहीं मीट करते और फिर आपको स्कोर मिलता है 0। तो बेसिकली टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स है कौन से, एक लिस्ट आई है टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो सिर्फ ओल्ड IITs है उसमें। बाकी सब लोग जो ओल्ड IIT से नहीं है, जिन्होंने मास्टर्स या बैचलर्स ओल्ड IIT से नहीं करी है, बेसिकली वो इस स्कोर के सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे, they won't be able to exceed it। बट अगर आपके पास डिग्री है तो आप एटलीस्ट इस सेक्शन में 10 स्कोर कर पाओगे बड़े आराम से। अब तीसरा सेक्शन है डाइवर्सिटी का। अभी तक के 2 सेक्शंस एम्प्लॉय के लिए थे, अब ये आने वाले सेक्शंस एम्प्लॉयर के लिए हैं। तो डाइवर्सिटी वाले सेक्शन में बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी नेशनैलिटी से कितने % लोग ऑलरेडी उस एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं। तो अगर मान लो आप जिस फर्म में जा रहे हो, जिस फर्म के लिए आपके पास ऑफर है, अगर 5% से कम लोग आपकी नेशनैलिटी से है ऑलरेडी उस फर्म में, तो आप इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स को एक्सीड करते हो और आपको मिलता है 20 का स्कोर। अगर उस फर्म में आपकी नेशनैलिटी से 5 से 25% लोग हैं तो फिर आप इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो और आपको मिलता है 10 का स्कोर। और अगर 25% से भी ज़्यादा लोग आपकी नेशनैलिटी से है तो आप इस सेक्शन को फेल कर जाते हो सीधा सीधा एंड आपको मिलता है 0 स्कोर। अब इस इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है? तो इस सेक्शन के थ्रू सिंगापुरियन गवर्नमेंट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू मेक श्योर कि जितना हो सके उतना डाइवर्स कल्चर हो। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर फर्म में, एक पर्टिकुलर कंपनी में या एक पर्टिकुलर सेक्टर में सिर्फ एक ही नेशनैलिटी के लोग काम कर रहे हैं एंड जो सिंगापुर की USP है डाइवर्सिटी वो बनी रहे। अब चौथा सेक्शन अगेन एम्प्लॉयर के लिए है। इस सेक्शन में ये इवैल्यूएट होता है कि कितने व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो लोकल्स हैं। तो बेसिकली कितने एम्प्लॉयज़ हैं उस एम्प्लॉयर के अंडर जो कि लोकल सिंगापोरियंस हैं। इफ़ इट्स मोर देन 50th परसेंटाइल then you exceed the requirements of this section and you score 20. If it's between 20th and 50th percentile तो बस requirement meet होती है and you score 10 and less than 20th तो you score 0. अब ये यहाँ तक तो बहुत basic sections थे। अगर आप इन चारों sections में 10 भी score कर लेते हो तो you clear the EP requirements and your EP will most likely get approved. But इसके अलावा 2 bonus sections भी है। पहला bonus section is basically about shortage occupation list। तो बेसिकली एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने रिलीज़ करी है, जिसमें कुछ ऑक्यूपेशन है जिनकी शॉर्टेज है सिंगापुर में। बेसिकली उन रोल्स के लिए लोग नहीं है सिंगापुर में एम्प्लॉय करने के लिए। इंजीनियर्स लकीली उसमें आते हैं एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस सेक्शन इज़ कि अगर आप इस सेक्शन को क्लियर करते हो आपको सीधा 20 का स्कोर मिलता है। तो फॉर ऑल द इंजीनियर्स हु आर अप्लाइंग फॉर एन EP इन सिंगापुर, गुड न्यूज़ फॉर यू कि इस सेक्शन में यू गेट अ +20 डायरेक्टली। अब आता है दूसरा बोनस सेक्शन और सारे सेक्शंस का लास्ट सेक्शन विच इज़ बेसिकली अगेन दिस सेक्शन इज़ अबाउट द एम्प्लॉयर। और इस सेक्शन में ये वैल्यूएट होता है कि आपके एम्प्लॉयर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इन कोलैबोरेशंस विद द सिंगापोरियन गवर्नमेंट।
So basically, it evaluates how much of an investment your employer has done into innovation and internationalization in Singapore. Again, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. Like it's totally employer based. And if you meet the requirements of this section, you get a +10. तो ये थे 6 sections जिनमें आपका evaluation होगा और फिर finally निकल कर आएगा कि आपका EP अप्रूव होता है या रिजेक्ट. अगर मैं मेजॉरिटी इंडियन इंजीनियर्स के बारे में बोलूँ तो आई थिंक दे विल बी एबल टू गेट द EP अप्रूव्ड. बट अगेन, क्योंकि कुछ सेक्शंस एम्प्लॉयर बेस्ड है तो वो डिपेंड करेगा कि आपके एम्प्लॉयर का प्रोफाइल कैसा है और उस हिसाब से आपका स्कोर बनेगा. अब एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि ये चेंजेस हुए क्यों हैं, इनके क्या रीजंस थे और इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है. तो बेसिकली 3 रीजंस हमें निकल कर आ रहे हैं. पहला, ट्रांसपेरेंसी, कि अभी तक जो पहला पुराना प्रोसेस था उसमें बस EP एप्लीकेशन जाती थी एंड हमारे पास अप्रूवल या रिजेक्शन आता था. हमें पता ही नहीं चलता था कि ये रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है. तो अब हमारे पास एक क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी है इनटू द प्रोसेस. वी नो कि एग्जैक्टली किस क्राइटेरिया की वजह से ये रिजेक्ट हुआ है. इफ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर नोटिसेस कि उनके मेजॉरिटी EP एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें सामने सामने दिख जाएगा कि मे बी दिस इज वन सेक्शन जो एम्प्लॉयर बेस्ड है जिसमें उनके कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं. तो वो अपने आप को उस सेक्शन में इम्प्रूव कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने EP एप्लीकेशंस का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं. तो दैट्स गुड कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ गई है. सेकेंड रीज़न है डाइवर्सिटी. तो जैसे एक सेक्शन था विच वॉज अबाउट डाइवर्सिटी, जहाँ पे ये था कि आपकी नेशनलिटी के कितने % लोग ऑलरेडी उस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिंगापुर का मेन USP ही डाइवर्सिटी है, तो उस सेक्शन के थ्रू सिंगापोरियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर इज बेसिकली इंश्योरिंग कि जो एक्सपैट्स आए दे शुड बी फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड. अब तीसरा रीज़न है लोकल सिंगापोरियन एम्प्लॉयमेंट. अब हर कंट्री की गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि एक्सपैट्स आए और उनकी इकोनॉमी को बिल्ड करने में हेल्प करे, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू मेक श्योर कि जो लोकल सिंगापोरियंस हैं या जो लोकल सिटीजन्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट ना हो इसकी वजह से. तो फाइनल कंक्लूजन कि क्या प्रोसेस मुश्किल होने वाला है, क्या अब EP मिलना मुश्किल होने वाला है? आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है. अगेन, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. अभी जब सितंबर से ये प्रोसेस शुरू होगा, लोगों के EP एप्लीकेशंस कंपस के थ्रू इवैल्यूएट होंगे, तब निकल कर आएगा कि एक्चुअल क्या रहता है. बट फ्रॉम अ प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन आई कैन टेल कि प्रोसेस नहीं मुश्किल होने वाला, बट हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ने वाली है एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप. आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि EP प्रोसेस क्या है, और अगर आपका EP एप्लीकेशन सबमिट होने वाला है तो आई होप नाउ यू आर अ लिटिल रिलैक्स्ड कि हाउ इट्स गोना बी इवैल्यूएटेड. एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.